नमस्कार दोस्तों हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें शुरुआत करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, जिसमें जितने भी आपके सेंटर और स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं या फिर दूसरे यूनिवर्सिटी के जितने भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जुड़े रहिए मेरे साथ स्टडी विथ महेश। तो ये जो नोट्स हैं ये आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म या प्रिसाइज फॉर्म में मिल जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म में तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, और ये लेमन लैंग्वेज में लिखे गए हैं, बहुत आसान भाषा में लिखे गए हैं, तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड इसको कर सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वीडियो का, लेक्चर का, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी लेक्चर आएगा नेक्स्ट, और जितने भी लेक्चर आते रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको ये ऐसी ज़रूरत लगे कि आपको पीडीएफ इसकी चाहिए नोट्स की, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम पे, या फिर आप खुद पेन कॉपी लेके बैठिए, नोट्स बनाते रहिए, तो वो भी आपके लिए आसान एक तरीका है और एक सही रह गया, जिससे आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं उत्तरवर्ती मुगल काल से। बाद का मुगल पीरियड, जो कि शुरुआत होता है 1707 से और ख़त्म होता है 1858 तक, ये बाद का मुगल पीरियड से ही शुरुआत होती है आधुनिक भारत के इतिहास की। तो इसके पहले भी मुगल पीरियड रहा हो, बिल्कुल है, इसके पहले भी मुगल पीरियड रहा था। उसमें कौन कौन थे? शुरुआत होती है बाबर से। बाबर लड़ाई करता है, इब्राहिम लोदी को हराता है लोदी डायनेस्टी में, और पानीपत का पहला युद्ध होता है और बाबर जीतता है, और बाबर दिल्ली पर कब्जा कर लेता है 1526 में। और उसके बाद फिर हुमायूं बनते हैं। हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी आते हैं, और सूरी डायनेस्टी आती है, ये फिर ख़त्म हो जाती है। फिर हुमायूं का लड़का आता है अकबर, सभी जानते हैं। फिर इनके जहांगीर और इनके लड़के शाहजहां, और फिर जो सबसे लास्ट में आते हैं वो हैं औरंगजेब। औरंगजेब तक चलता है मुगल पीरियड, और उसके बाद होता है स्टार्ट उत्तरवर्ती मुगल काल। बाद का मुगल पीरियड वो पहले का था, और 1707 से स्टार्ट होता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही क्यों इसको स्टार्ट किया गया, क्यों लिया गया? इसलिए लिया गया कि यहाँ से मुगल का एक वर्चस्व कम होने लगता है, मुगल की उतनी पावर और शक्ति नहीं रह जाती है जितनी कि पहले थी। ये डिक्लाइन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, इनका 6 पीरियड स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, और 1858 तक चलता है। 1858 इसलिए कि 1857 की क्रांति होती है, आप सब जानते हैं, जिसमें बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर भी उनको बोला जाता है, उनको इस क्रांति का नेता बनाया जाता है, और वो इस क्रांति का नेता होते हैं। और ये क्रांति को दबा दिया जाता है, इस रिवॉल्ट को दबा दिया जाता है बहुत बुरी तरह से ब्रिटिश के द्वारा, 1857 क्रांति को, और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहादुर शाह सेकंड जफर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इनको रंगून भेज दिया जाता है, रंगून जो बर्मा में है आज, म्यांमार, और इसके बाद फिर उनकी डेथ हो जाती है वहाँ पर। तो यहाँ पर ये मुगल ख़त्म एक तरफ से, और अंग्रेज का वर्चस्व यहाँ पर स्टार्ट, उनका शासन बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट तो बहुत पहले से हो गया था, 1803 में उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब मुगल पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पर। तो ये ऐसे चलती है ये हिस्ट्री। तो 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होती है, उनकी मृत्यु के बाद उनके 3 लड़के होते हैं औरंगजेब के, उनका जो नाम है वो मुअज़्ज़म, आज़म और कामबख्श है। तो ये तीनों लड़के लड़ जाते हैं गद्दी को लेके लड़ते हैं। तो इनका बड़ा लड़का मुअज़्ज़म वो जीत जाता है, और अच्छी लड़ाई होती है, युद्ध होते हैं, जीत जाता है। वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है, जिनका पीरियड है 1707 से 12 तक, 5 साल ये राज करते हैं। और इसके बाद इनका दूसरा नाम भी है शाह आलम प्रथम, या शाह ए बेखबर भी इनको कहते हैं। इनके काल की एक महत्वपूर्ण घटना है कि औरंगजेब के समय शिवाजी के जो पुत्र थे शाहू जी, उनको कैद कर लिया गया था और इन्होंने छोड़ दिया था। तो औरंगजेब के समय कैद हुए थे और बगाया इन्होंने छोड़ दिया था बहादुर शाह प्रथम में। और एक ऐसा मुगल शासक जिसके बारे में कुछ ठीक ठाक बातें कह सकते हैं, हमारे जो इतिहासकार हैं वो यही बोलते हैं कि एक ऐसा मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ बातें अच्छी कही जा सकती हैं।
बकाया इन्होंने कुछ किया नहीं ज़्यादा, बस ये अपने जो पिताजी की जो प्रॉपर्टी रही उनको मेंटेन कर पाए, उसको बना पाए, यही बहुत बड़ी बात थी। यहाँ से 6 पीरियड डिक्लाइन पीरियड नहीं होता है, आगे चल के होने लगता है, कमजोर पड़ने लगते हैं। ये मैप है मुगल का, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। 1526 में बाबर ने आक्रमण किया, दिल्ली पे कब्जा कर लिया ये। और देखिए आप 1556 से और 1707 तक का मैप देखिए आप मुगल का, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा मुगल का कब्जा है। ये तो कह सकते हो आप कितने बड़े क्षेत्र में मुगल का कब्जा है। इधर सिखों के ऊपर भी, इधर आपके राजपूत के ऊपर भी, सब कुछ कब्जा है। सिर्फ ये मराठा को छोड़ दें थोड़ा सा, और ये कोचिन वाला एरिया छोड़ दें, ये श्रीलंका है, बका टोटल मुगल है ये पूरा आपका। तो ये जो एरिया है ये पूरा मुगल का कंट्रोल है। अब आप देखिए इसके बाद इसका 6 कैसे होता है, डिक्लाइन कैसे होता है, ये आ जाइए आप यहाँ 1707 के बाद और 1770 तक देख लीजिए। ये मुगल पीरियड ये बचता है, ये वाला ये मुगल पीरियड बचता है। ये सिकुड़ के थोड़ा, और मराठा को देख लीजिए आप, ये बढ़ गया पूरा, बहुत प्रोग्रेस किया मराठा और पूरी तरह से कब्जा कर लिया, ये अलग क्षेत्र रह गया। तो कह सकते हो कि मुगल तो एकदम सिकुड़ के थोड़ा रह गया। और ये हुआ कैसे, ये ऐसे हुआ कि जो बाद के मुगल के जो राजा शासक आए वो इतने कमज़ोर थे कि अपने वो एम्पायर को भी नहीं बचा पाए। वो तो आगे जीतने की तो बात छोड़ो, उसको ही मेंटेन नहीं कर पाए, उसको भी नहीं बचा पाए ये लोग। ये इनकी इसके काल का मैप है, इसको देख सकते हैं। बकाया इनके अलग अलग जैसे दूसरे जो स्टेट थे उनके साथ संबंध की बात करें तो यहाँ पर तो औरंगजेब ने ही कब्जा कर रखा था, उनके जो पुत्र थे वो भी मेंटेन बनाए रखे राजपूत के ऊपर, सिखों के ऊपर, और दूसरे मराठाओं से इनके संबंध थे वो ऐसे ही थे नॉर्मल, और इन्हीं का वर्चस्व था मुगलों का। इसके बाद फिर जो दूसरे आते हैं उनके जो पुत्र रहे वो थे जहांदर शाह। तो बहादुर शाह प्रथम के जो पुत्र थे वो जहांदर शाह थे। ये बहादुर शाह प्रथम के 4 लड़के थे, 4 में एक नंबर के जहांदर शाह भी हैं। तो चारों लड़के लड़ जाते हैं गद्दी को लेके, ये भी लड़ते हैं और फिर जहांदर शाह जीतता है और ये शासक बनता है, 1 साल के लिए शासक बनता है। इसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। ये भी कुछ खास नहीं कर पाता है, बस थोड़ा सा मेंटेन बना रखता है। बकाया इनके अलग अलग स्टेट से अलग अलग संबंध रहते हैं, राजपूत से अलग रहते हैं, मराठाओं से अलग रहते हैं, और फिर इसके बाद कह सकते हो कि उधर सिखों से अलग संबंध रहते हैं। तो इन्होंने किया क्या जहांदर शाह ने, इनके काल की जो महत्वपूर्ण घटना ये है कि आमेर के जो शासक थे जय सिंह, आमेर के जो जय सिंह शासक थे उनको मिर्जा राजा सवाई की इन्होंने उपाधि दी थी। और ये जय सिंह ने ही जो आज आप जयपुर देखते हैं ना, इसको गुलाबी शहर कहा जाता है, इसी को बसाया था 1728 में। राजस्थान में है ये आमेर। और साथ ही भारत में 5 आधुनिक खगोल वेधशाला, जिसको हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, ये इन्होंने बनवाई थी। तो 5 जगह जंतर मंतर इन्होंने बनवाई थी जहांदर शाह ने। वो कहाँ कहाँ हैं, एक दिल्ली है, जयपुर है, मथुरा है, बनारस है, उज्जैन है। 5 को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर में तो उन्होंने जयपुर बसाई था तो वहाँ तो बनवाई दी, दिल्ली में बनवाई दी, मथुरा, बनारस, उज्जैन। ये है इनकी ये खगोल वेधशाला या जंतर मंत्र का है। ये खगोलिकी में बहुत विश्वास रखते थे और उसमें कह सकते हो कि बहुत इनका इंटरेस्ट भी था। तो नई नई चीज़ों में, एस्ट्रोलॉजी में इनका बहुत इंटरेस्ट था, उसको ये लोग करते रहते थे जहांदर शाह। और थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी, मावार है जोधपुर में, उनके जो शासक थे अजीत सिंह, उनको महाराजा की उपाधि भी इन्होंने दी थी। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इनके बारे में, वो ये है हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े पक्षधर थे। तो हिंदू मुस्लिम की जो उनकी नीति थी, जो एकता करने की या तो कह सकते हो कि खुश रखने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट इनकी जो पॉलिसी थी। इसके बाद फिर इनके बाद जो शासक आते हैं मुगल पीरियड में वो है फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर जो आते हैं वो फर्रुखसियर को आप देख लीजिए, घृणित कायर कहते हैं इनको, घृणा वाला इन्होंने काम ही किया इसलिए इनको घृणित कायर कहा जाता है। ये एक्चुअली बहुत कायर शासक था, बहुत डरपोक शासक था। और फिर मुगल का समझ लीजिए बुरे दिन स्टार्ट हैं, इस लदने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत बुरे दिन चलते हैं। ये जो शासक बना ये ऐसे नहीं बन गया, यहाँ भी लड़ाई हुई, बहुत संघर्ष किए। ये सैयद बंधु रहे हैं, 2 भाई, हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सैयद बंधु ने की हेल्प से शासक बना था। तो इन्हीं सैयद बंधुओं को राजा बनाने वाला या किंग मेकर कहा गया। ये सैयद बंधुओं का वर्चस्व बहुत पहले से बढ़ गया था, इनके जहांदर शाह के काल से वर्चस्व बढ़ रहा था और ये इनका वर्चस्व था, इसलिए इनके सहयोग से फर्रुखसियर शासक बना। लेकिन शासक बन तो गया
कुर्सी का लालच था, लेकिन कार्य बहुत था, ये संभाल नहीं पाया और यहाँ से एकदम समझ लीजिए पॉलिसी इनकी चेंज हो गई। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि अंग्रेज ऐसा नहीं कि अभी अभी आए हैं तुरंत या फिर होने लगे, अंग्रेज तो बहुत पहले ही से आ गए थे 1600 के बाद। और उससे पहले भी यूरोप के जो दूसरे व्यापारी थे वो यहाँ पर व्यापार कर रहे थे। ये देखिए आप 1700 में, तो जैसे कि पुर्तगाल थे, डच थे, फिर इंग्लिश भी आ गए थे, डेनिश भी आ गए थे, फ्रांस भी आ गए थे, तो सब लोग का व्यापार चल रहा था। और ये जो कोस्टल एरिया है ना, ये यहाँ पर सब लोग व्यापार कर रहे थे बहुत पहले से, लेकिन अंदर कोई नहीं घुस पा रहा था, ना तो किसी चीज़ में घुस पा रहा था, या फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कोई पॉलिटिकली राजनीतिक कोई ऐसा डिसीजन ले ये व्यापारी जिससे कि यहाँ पर वर्चस्व जमा सकें। क्यों? क्योंकि ये जो शासक था ना, सेंटर वाला जो मुगल शासक बहुत स्ट्रांग था, तो किसी की हिम्मतें नहीं पड़ रही थी, तो ये लोग कुछ वर्चस्व नहीं कर पाए। जैसे जैसे ये शासक कमजोर पड़ता गया मुगल वाला, ये सेंटर का, तो ये अलग अलग जो राज्य थे, ये बंगाल था और ये अलग अलग जो राज्य थे, हैदराबाद, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा स्टार्ट कर दी और ये स्वतंत्र होते चले गए। और फिर इनका कह सकते वर्चस्व कम होता चला गया। और फिर जो व्यापारी जो थे इन्होंने अपना दादागिरी स्टार्ट कर दी यहाँ पर। और फिर देखिए कैसे क्या होता है, वो अब पूरा डिटेल देखेंगे आगे में। लेकिन यहाँ पर बस यही है कि व्यापारी बहुत पहले से है, व्यापार बहुत पहले से चल रहा था हमारे यूरोप के कंट्रियों से, तो ये लगातार चल रहा था। अब इसके बाद फर्रुखसियर ने क्या किया इन्होंने, तो इनका जो शासक रहा वो 1713 से 19 तक रहा, 6 साल के लिए रहा फर्रुखसियर का। इनको घृणित कायर कहा जाता है, कायर वाला इन्होंने काम किया। तो इन्होंने किया क्या, मैं बताऊं इनको, कि एक जॉन सरमन के नेतृत्व में अंग्रेजियों के प्रतिनिधियों का एक दल इंडिया में आया था। पहले तो ये जान लीजिए आप, तो अंग्रेजी प्रतिनिधि आए थे, एक अंग्रेजी का पूरा ग्रुप आया था। उनका जो लीडर था वो जॉन सरमन था, और उनमें एक वैद्य था इनके पास। वैद्य बोले तो डॉक्टर था, एक सर्जन था बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसका नाम था हैमिल्टन इनके साथ आया था। उसी समय क्या होगा, फर्रुखसियर को एक फोड़ा हो गया, फोड़ा हुआ था, बहुत बड़ा कह सकते हैं, बहुत खतरनाक था उनके लिए वो। तो इनको ये पता लगा जॉन सरमन को, ये पूरा प्रतिनिधि अंग्रेजों का दल था, इन्होंने हैमिल्टन नाम के वैद्य को इनके दरबार में भेजा और वैद्य आया, तो फर्रुखसियर का फोड़ा उन्होंने सही कर दिया। तो फर्रुखसियर का जब फोड़ा सही किया तो फर्रुखसियर ने कहा आप मांग लीजिए आपको जो चाहिए। तो फिर ये जो दल था इन्होंने मांग रखी, क्या मांग रखी, बोले साहब हमें टैक्स फ्री व्यापार की, थोड़ा सा कुछ टैक्स करने दिया जाए, व्यापार करने दिया जाए यहाँ पर, तो बहुत वो होगी। तो इन्होंने किया क्या, फर्रुखसियर साहब ने 3000 बोले, कहा कि 3000 आप रुपये दे दीजिए 1 साल में और आप टैक्स फ्री व्यापार करिए। कौन से क्षेत्र में, बंगाल के। तो बंगाल के क्षेत्र में टैक्स फ्री व्यापार की अनुमति मिल गई 3000 रुपया वार्षिक मात्र के लिए। ये जो अधिकार मिला इनको, जो फरमान जारी होगा फर्रुखसियर की तरफ से, इसी अधिकार को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया, क्योंकि कंपनी का मैग्ना कार्टा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये यहाँ से तो पूरे दशा और दशा ही चेंज हो गई इंडिया की, इसी से सिर्फ। और इसी फरमान को फ्री पास कहा गया, जो 3000 रुपया दो आप, जैसे कहते हैं ना आरडी बन जाती, किसी कहीं जाइए आप तो 3000 रुपये दे दीजिए, आप साल भर वहाँ पर पढ़िए या फिर जो करना हो, तो इसी को फ्री पास कहा गया। तो अब ये 3000 रुपया दे तो रहे थे, इसके साथ ये लोग सही से व्यापार नहीं कर रहे थे, बेईमानी करने लगे थे। क्यों बेईमानी करने लगे थे, क्योंकि कंपनी की कुछ पॉलिसी थी। कंपनी की पॉलिसी ऐसी थी कि कंपनी अपने जो जितने भी ऑफिसर्स थे उनको कम सैलरी देती थी, कंपनी के अधिकारों को। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है अंग्रेजों की। तो उनके जो अधिकार थे या अधिकारी थे, उनको जो सैलरी कम दी जाती थी, उनको ये छूट थी कि वो इंडिया के अंदर ही व्यापार कर सकते हैं। तो ये जो फरमान था जो फ्री पास का, जिसका मिसयूज होने लगा, क्योंकि कंपनी के अधिकारी बनाने लगे खुद से और अपने कर को बचाने के लिए पूरा व्यापार करने लगे। इससे क्या होगा, इंडियन व्यापारियों को बहुत नुकसान होगा और इंडियन का जो माल है वो नहीं टिक पा रहा था मार्केट में। क्यों? क्योंकि इंडिया माल थोड़ा सा कॉस्टली हो गया था, महंगा हो गया था। क्यों? क्योंकि टैक्स देना पड़ रहा था पूरा प्रॉपर, और ये लोग टैक्स नहीं दे रहे थे, और टैक्स नहीं दे रहे थे, बेईमानी कर रहे थे, तो इनका माल सस्ता चल रहा था, तो इनकी मार्केट बन गई यहाँ पर। दूसरा, कुछ बेईमान व्यापारी भी थे, तो वो लोग भी मान लो जमाए हुए थे, उनका भी चल रहा था। तो ईमानदार व्यापारी एकदम लुट चुके थे, उनके पास कुछ था ही नहीं। तो बंगाल के नवाब या दूसरे जो नवाब थे, जब तो उनकी स्वतंत्रता उनके पास आने लगी, तो उनके पास पैसों की कमी आने लगी, क्योंकि टैक्स ही नहीं आ रहा था, तो रेवेन्यू कम होगा ना। तो अब होती है वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट। तो फिर इसके बाद वो एक लड़ाई स्टार्ट होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ाई होती है, प्लासी और बक्सर का युद्ध होता है।
और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और उनके हौसला बुलंद हो जाते हैं और यहाँ से तो फिर सब कुछ ही चेंज हो जाता है। अपने हिसाब से वो एग्रीमेंट कराते हैं, संधि कराते हैं और फिर पूरा चलता है। वो आगे हम लोग देखेंगे डिटेल। फर्रुखसियर के काल की कोई इंपॉर्टेंट घटना है वो ये है कि प्रसिद्ध सिख नेता रहे बंदा बहादुर, इनको सच्चा पातशाही कहा जाता है, इनकी हत्या कर दी गई है इनके काल में। ये और इम्पोर्टेंट घटना है। तो अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक कर लीजिए और नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्यों डिसलाइक किया। कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसका वीडियो का और नेक्स्ट वीडियो का। लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।